हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, और पढ़ाई अपनी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चनों का डिस्कशन कराने वाले हैं। जैसे हम अपने संस्था में यहाँ पर एक टेस्ट लिया है, जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है। ये टेस्ट में जो है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मंगाए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका कम मार्क्स भी आया। अब आने का उस सब का कारण ये था कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम भूल गए थे। तो देखिए, मैथ को याद करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है। हम बार बार आपको बताते हैं कि मैथ को याद नहीं किया जाता है, मैथ को प्रैक्टिस किया जाता है। मैथ याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने वो आपके पास रहेगा, और जैसे उसका प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा वो आपसे फिर धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। तो इसलिए उसको याद करना पड़ता है, उसको मतलब याद करना पड़ता है बोल रहे हैं, उसके साथ में रहना पड़ता है, मतलब उसके साथ हम लोग को खेलना पड़ता है, तो हम लोग के साथ हमेशा रहता है। जैसे है कि किसी रिलेशनशिप में देखा जाता है, तो यदि हम फोन करते हैं तो हाँ खूब बढ़िया समाचार है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन जब कॉल करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे दूरियां क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैथ पर लागू होता है। यदि मैथ के आप संपर्क में रहिएगा तो आपसे संपर्क में रहेगा ये भी, और आप अच्छी तरह से इसको बना पाइएगा। लेकिन जैसे इसको छोड़ दीजिएगा तो ये भी आपसे क्या होगा, धीरे धीरे दूरियां बनाने लगेगा। तो ये याद करने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अब जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा। तो आइए ज्यादा बातों को ना करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आपको ये सब सारी क्वेश्चन जो है यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, जितना पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करा देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो इसमें 20 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, वास्तविक संख्या से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप भी कीजिए, और यदि आप कर लेते हैं 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यदि कर लेते हैं, तो आपको भी मतलब एक अंदर सा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हम वास्तविक नंबर में पहला चैप्टर में कितना सीख गए, हमें कितना सीखना चाहिए और कितना हम सीखे हैं, ये आपका एक अंदाजा लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, अब भी यहाँ पर साइड में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। शांत बताना है। क्या बताना है आपको? शांत बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है 13/3125। ऑप्शन बी में लिखा है 64/455। ऑप्शन सी में लिखा है 29/343, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ 129/2 के पावर 7 × 5 के पावर 2 × 7 के पावर 3, ठीक है। ये लिखा हुआ है 7 के पावर कितना है, तो 7 के पावर 3। अब ये आपको पता है दशमलव प्रसार शांत। शांत कब होता है आपको पता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है, यदि क्यू का उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 5 के फॉलो करता है तो वो शांत होता है। जैसे कहने का मतलब है कि 2 के पावर n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएगा, 2 के पावर 5 के रूप में भी होगा तब भी शांत कहलाएगा, और चाहे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तब भी शांत कहलाएगा। यानी स्पष्ट रूप से बोला जाए तो 2 के पावर n रहेगा तब भी शांत होगा, 5 के पावर n होगा तब भी शांत होगा, और 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तभी शांत कहलाएगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए ये अगर इसको कोई फॉलो करता है इसमें से तो ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो हमारा इसमें से फॉलो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए करेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसको अब ए करने के लिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिस करके आपको दिखा देते हैं। तो करके दिखा देते हैं। आप लिखा है कि 3125 है। अब बोलिए कितना से जाएगा, तो 5 से जाएगा, तो 5 छके 30 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25। यानी कहेंगे कि जब इतना का गुणनखंड किया है तो कितना मिला है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 मिला है। यानी कई को 5 मिला है, 5 को 5 मिला है। तो इसको पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 5, अब 5 का है तो 5 हुआ। तो देखिए तो 5 के पावर n के रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। डस्टर लाओ उधर से यहाँ पर है। तो इसको साफ करते हैं और दूसरी बात बताते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब ये शांत होने का तरीका है। एक का आंसर क्या है, तो एक का आंसर ये है जो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। 2 का देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो लिखा है कि √5 क्या है। √5 क्या है, आपसे पूछा जाए कि √5 क्या है।
ये तो कौन नहीं जानत है जग में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। इसमें लिखा है कि ऑप्शन ए में एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी का होगा राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए इसमें लिखा है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r है, तो r क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। ये कौन सा नियम है? ये यूक्लिड विभाजन के नियम है। ये कौन नियम है? यूक्लिड विभाजन की एक परिमेयिका है। इस परिमेयिका को ये परफॉर्म करता है कि a बराबर bq प्लस r है, जहां r क्या होता है, जहां r जो होता है वो 12 या छोटा या बराबर होता है किसके? 0 के, लेकिन इससे हमेशा बड़ा होता है कौन? b, यानी 0 से हमेशा b का होगा 12 होगा। जब 0 12 होगा ये फिक्स है कि यहाँ से r भी का होगा 12 होगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। किसमें है? ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर 4 देख लेते हैं कि 4 का आंसर क्या होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, पढ़े होंगे इसको जानते होंगे। ठीक है, अब 4 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? एक ऑप्शन लिखा है √3, ऑप्शन ए में है कि √3, ऑप्शन बी में है कि 2√2/√2, ऑप्शन सी में है 4 + √5, ऑप्शन डी में है कि √6। तो देखिए √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए 4, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये √6 है, तो √6 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसको बाटा में लिखेंगे तो 2√2 भाई क्या होगा? √2 होगा, तो √2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, और 2 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 4 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 का ऑप्शन आपका बी सही होगा और बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 को देख लेते हैं। अब 5 पूछ रहा है कि पाई क्या है। अब पाई क्या है ये अभी बात को नहीं, बच्चा जानता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन ए लिखा है कि एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी लिखा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी लिखा है पूर्णांक संख्या, और डी लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है? 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन ए में लिखा है पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी में लिखा है परिकित संख्या, ऑप्शन सी में लिखा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में लिखा है परिमेय संख्या। तो बताइए ये कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या में से अपरिमेय माइनस घटाए तब परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी है। तो इसका क्वेश्चन 6 का सी सही होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं कि 7 का कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो 7 के लिए हम लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है कि √4, ऑप्शन बी में लिखा है 2√1, ऑप्शन सी में लिखा है कि √7, ऑप्शन डी में लिखा है 4 - 2√16। 4 - एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ लिखते हैं। डी में लिखा है कि 4 - 2√16। इसमें से क्या बताना है हम लोग को? तो इसमें से बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। √4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, ये परिमेय संख्या है। यह भी एक परिमेय संख्या है। यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका वर्गमूल 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुणे वही का वर्गमूल एक होता है, तो यह भी 2 हो जाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। यह भी देखो ये परिमेय संख्या हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। और √7 क्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही एक अपरिमेय संख्या है, सब परिमेय संख्या। 4 - √6, तो √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो 4 - 2 गुणे 4 करेंगे कितना देगा? 4 - 4 दूना 8, यानी बराबर -4। तो यह भी क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या। तो यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन सी जो है कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो किसमें है? सी में है, यानी सी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट जो है आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिखते हैं।
और 8 के देखते हैं कौन सी संख्या। ये पूछ रहे कि 1/√2 1/√2 कौन संख्या है? तो 1/√2 ये भी कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसको लिखा है। ये कौन संख्या है? 1/√2 अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में जब भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये भी इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर देखा जाए 9 अभी कर रहे हैं कि 2.21 2 डैश डैश, मतलब ये बताना है कि आपको कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? तो यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह कौन संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, 10 का क्या आंसर हो रहा है? अब लिखा है कि 4√4 बटा √49, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संख्या है? तो देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, यानी 2/7 कौन संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या, प्रकृत संख्या कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, यानी यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आंसर ए पर इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 में क्या लिखा है कि 11 में लिखा है कि 0.555 डैश 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 डैश, ये अनंत तक प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन लिखा है कि पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बताइए कि ये जो एक दशमलव के बाद कोई एक निश्चित मान को संख्या जो रिपीट करता है, तो इसको आगे ना बढ़ाकर हम 0.5 है तो 5 पर रेकरिंग डाल देते हैं और ये संख्या को रुक जाती है। इसको शॉर्ट में लिखने के इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो जो संख्या पर रेकरिंग होता है वो संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, वहां भी ऐसे संख्याओं को दिया जाता था कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, इसे p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए दिया जाता था, हम लोग व्यक्त भी करते थे। तो आपको याद होगा। ठीक है, तो 0.5 पर रेकरिंग कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्णांक परिमेय। तो क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सारी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आप भी ये वास्तविक संख्या के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग वास्तविक संख्या से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं, यदि आप इतना बना लिए तो। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं। 12 नंबर में लिखा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक का मतलब लगातार, अब वही सम संख्या बताना है। हम कहेंगे बताओ कि 2 के बाद कौन संख्या आता है? सम संख्या में तो 2 के बाद 4 आएगा। तो इस दोनों का HCF क्या होगा? तो दोनों का HCF हो जाएगा आपका 2। फिर कोई कहेगा कि 6 और 8 का HCF क्या होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। कोई कहेगा कि 10 और 12 का HCF क्या होगा? तो इसका भी HCF क्या होगा? 2 होगा। यानी हम यहाँ से देखने के बाद यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि कोई भी 2 लगातार सम संख्या उठा रहे हैं, उसका HCF कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 निकल, मतलब कोई भी लगातार 2 सम संख्या होना चाहिए। यदि कोई भी लगातार 2 सम संख्या होता है उसका HCF क्या होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13 नंबर को हम देखते हैं। 13 नंबर है कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार आप 867 255 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF। तो आपको HCF निकालने आता होगा, उम्मीद करते हैं कि इसको बनाए होंगे। तो आपका आंसर क्या आया होगा? अब आंसर 17 आएगा। इससे कितना आएगा? 17 आएगा, क्योंकि HCF बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से क्या होती है? काट देती है। दिए गए सभी संख्याओं को काट देती है। तो HCF से 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? HCF इसका आंसर 17 होगा। तो ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी, और बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, आगे हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट आगे कितना नंबर? 14 नंबर। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 का क्या आंसर होता है? अब यहाँ पर देखिए कि यदि 2 संख्या ए तथा बी का लॉसा और मसा क्रमशः सी और डी है, यानी 2 को संख्या, यानी इसको कहेंगे पहली संख्या। पहली संख्या कितना है? तो कहेंगे ए है। और दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? तो बी है। इसका एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है, एलसीएम सी है।
कुमार HCF, HCF कितना है, डी है, HCF डी है। तो बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है, यानी इसको हम लोग फॉर्मूला याद किए होंगे आप लोग, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये दोनों कंडीशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहली संख्या मतलब A गुने B बराबर क्या होगा, C गुने B होगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, AB आएगा और बराबर में CD होगा। देखिए तो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है C में, यानी 14 का क्या होगा, 14 का C होगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 14 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग किसका, 15 का। 15 का क्या होगा, कह रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए क्या होगा, 2 से 7 बार में 2, जब 72 में कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 बार में, यानी कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कई गो 2 है, 3 गो 2 है ना, 1 2 3 3 गो है। ठीक है, 3 2 है और गुने 3 3, जब इसको देखा जाए तो 2 कई गो है, कहेंगे 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 2, यानी 2 गो है, 2 जो है 3 गो है, 3 2 गो है। देखिए तो ये ऑप्शन किस में दिखा है, 144 का गुणनखंड आपका ये होगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। ये जो है आपके आंसर में आंसर किस में है, 3 के पावर 3 गलत बना दिए का, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, 2 का एक मिनट गलत हो गया, यहाँ से गलत है, ये क्या है, इसमें 2 एक और है, यहाँ पे 4 2 है ना, देखिए 1 2 3 4, 2 का है 4 गो, तो 2 लिख लेंगे अगुने 2 गो 3 है। अब इसको लिख लेंगे घात के रूप में, 2 के पावर 4 अगुने 3 के पावर 2। ये ऑप्शन जो है ए में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शन ए में है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसे इसका गुणनखंड करके बना लेते हैं हम लोग, घात के रूप में बदल देते हैं। फिर आगे जो है हम लोग 16 का देखते हैं कि 16 के क्या होगा, तो 16 16 16 लिखा है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऑप्शन ए में जो दिया है 56, तो 56 में तो लग जाएगा, एक 13 है, एक 35 है, एक 27 है, हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका 13 हो जाएगा, यानी 13 जो है किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसका 16 का बी आंसर होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या, वैसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, वैसी अभाज्य संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिए 9 और 15 दिया है, इसका HCF क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखा है कि 7 और 21 दिया है, फिर इसका HCF क्या होगा, फिर 5 दिखा है और 8 लिखा है, इसका HCF क्या होगा, फिर 4 लिखा है और 6 लिखा है, इसका HCF क्या होगा। यानी बताना इसमें ये कि वैसे सह अभाज्य संख्या इसमें से कौन है। तो सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या, वैसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका HCF निकालेगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7 तरीका का, इसका 7 हो जाएगा HCF, 5 8 का HCF कितना हो जाएगा 1 होगा, और 4 6 का HCF कितना होगा 2 होगा। तो इसमें देखिए तो किसका HCF 1 आ रहा है, इसका आ रहा है, यानी इसका आंसर आ रहा है, देखिए यही हमारा आंसर है, और ये किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो 17 का जो आंसर होगा आपका कितना होगा, ऑप्शन सी होगा, और सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी बात आपको समझ में आ जाएगा। और 18 नंबर बताते हैं, 18, और यहाँ पर 18 में लिखा है कि सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है। हम लोग अभी देखें कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है, और ऑप्शन ए में आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये राइट आंसर ए होगा। और 19 का लिखते हैं कि 19 का आंसर क्या होगा। 19 में जो है लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 8670 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 8670 है, तथा HCF 7 है। HCF कितना दिया है, HCF 7 दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर लिख सकते हैं 870/7। ठीक है, 8670/7। इसको काटेंगे तो काटने पर कुछ आएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन में पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का 1 अंक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर नहीं था, इसलिए कि एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, दोनों संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग कर देते हैं, तो हम क्या निकल देते हैं, एलसीएम निकल जाता है। अच्छा है एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों संख्या के गुणनफल में एलसीएम से भाग देते तो एचसीएफ निकल जाएगा। दोनों अलग अलग कंडीशन है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग कीजिए, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग कीजिए।
तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हम लोग देख रहे हैं 20। कितना है? ये 20 है। और 20 वाला जो है आपको क्या लिखना है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड करके हम लोग देखेंगे कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है हम लोग ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, अब इसको ये हम नहीं बताएंगे, अब ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि 17 गुने 19 गुने 23, फिर 13 गुने 17 गुने 19, फिर 13 गुने 19 गुने 23, फिर ऑप्शन डी में है 17 गुने 19 गुने 29। तो ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ा जाता है। तो ये सारी जो है क्वेश्चन हमारा वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के लिखा गया था और बच्चों का टेस्ट लिया गया। बच्चे काफी इसमें से बहुत सही आंसर बनाए हैं, कुछ बच्चे जो गलत आंसर बनाए थे तो वही लोग बोले थे कि वीडियो बना दिया जाए ताकि उन लोग का ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाए और बेहतर तरीके से उसको समझ में आ जाए और आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। और अब इसका बच गया कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगले वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में। थैंक यू।